सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे संस्कृत शिक्षण विधियां, जिसके अंदर हमने 6 क्लासें देख ली थी। आज 7वीं क्लास है जिसके अंदर हम बचा हुआ भाग मूल्यांकन का, जिसके अंदर सीसीई के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट भाग है दोस्तों, एक बार इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि नोट्स अभी तक अगर आपने बनाने शुरू नहीं किए हैं तो एक से वापस वीडियो शुरू कीजिए और अंत तक अपने नोट्स बनाइए। और दोस्तों बाकी वीडियो है जो आपको प्लेलिस्ट के अंदर संस्कृत शिक्षण विधियों से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर मिल जाएंगे, तो अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखते हैं दोस्तों आज का वीडियो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्रियान्वयन। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी लास्ट क्लास के अंदर, उसका क्रियान्वयन कैसे किया गया। सीसीई का मुख्य उद्देश्य बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है। जो सीसीई का एक पहला क्वेश्चन बन गया यहां से आपको, कैसे दोस्तों, यहां से पूछा जा सकता है सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। इसके द्वारा परीक्षा से पूर्व बालक पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है। मूल्यांकन होता है इससे पहले, कैसे दोस्तों, एग्जाम होता है, उसके अंदर अगर पूरा सिलेबस हमें दिया जाएगा तो उससे क्या है कि छात्र के बालक के ऊपर दबाव पड़ेगा। इसलिए जो मूल्यांकन इस तरह बनाया गया जिससे छात्र के ऊपर दबाव कम पड़े, क्योंकि इसमें शिक्षार्थियों को पूरे वर्ष के दौरान कई परीक्षाओं से गुजरना होता है, जिसमें पहले ली गई परीक्षा का पाठ्यक्रम दूसरी परीक्षा में दोहराया नहीं जाता है। मैंने भी आपको यही कहा था कि एक साथ अगर पूरे पाठ्यक्रम की हम एग्जाम लेंगे या परीक्षा लेंगे या मूल्यांकन करेंगे तो उससे जो बालक है उनके ऊपर क्या आ जाएगा, दबाव आ जाएगा। जबकि अलग अलग भागों में या खंडों में बांटकर एग्जाम ली जाएगी तो उससे छात्र के ऊपर दबाव नहीं आएगा। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अक्टूबर 2009 से अर्थात 2009-10 से 9वीं कक्षा में तथा 2010 से अर्थात 2010-11 से 10वीं कक्षा में सीसीई को प्रारंभ किया। इसके अनुसार विद्यार्थियों के अंकों को ग्रेड में बदला जाता है। जो सीसीई है इसके अनुसार जो अंक है दोस्तों उनको किसमें बदल दिया गया है, ग्रेड सिस्टम में बदल दिया गया है। आगे देखते हैं, सीसीई में 2 प्रकार की परीक्षाएं ली जाती है। 2 प्रकार की परीक्षाएं कौन कौन सी ली जाती है, प्रारंभिक या रचनात्मक परीक्षण। प्रारंभिक या रचनात्मक परीक्षण, यह परीक्षण एक शैक्षिक सत्र में 4 बार आयोजित किया जाता है। जो रचनात्मक परीक्षण होता है या प्रारंभिक परीक्षण होता है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि रचनात्मक परीक्षण एक सत्र में कितनी बार आयोजित किया जाता है, तो एक सत्र के अंदर 4 बार यह आयोजित किया जाता है। आगे देखते हैं, इस परीक्षण में मौखिक परीक्षा तथा विद्यार्थियों को दिए गए कार्यों के प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। जो हमारा रचनात्मक परीक्षण होता है या प्रारंभिक परीक्षण होता है, इसके अंदर जो विद्यार्थी है उनकी मौखिक परीक्षा ली जाती है या उनको जो कार्य दिया जाता है उसका जो उनका प्रदर्शन रहता है उसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। यह विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाला परीक्षण है। यह कुल परीक्षा पद्धति का 40% भाग होता है। दोस्तों जो आपका रचनात्मक परीक्षण होता है यह कुल जो परीक्षा होती है उसका 40% भाग ग्रहण करता है। आगे है दोस्तों, दूसरा जो परीक्षण होता है वो होता है हमारा योगात्मक परीक्षण। यह एक 3 घंटे का लिखित परीक्षण होता है। जो योगात्मक परीक्षण होता है वो 3 घंटे का क्या होता है, लिखित परीक्षण होता है, एक होता है, जिसका आयोजन साल के अंदर 2 बार किया जाता है। अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा 2 बार किया जाता है। रचनात्मक परीक्षण का हमने देखा था कि 4 बार आयोजन साल एक सत्र या एक साल में किया जाता है। पहले 2 प्रारंभिक परीक्षणों के बाद एक योगात्मक परीक्षा, अगले 2 रचनात्मक परीक्षणों के बाद दूसरा योगात्मक परीक्षण होता है। तो दोस्तों जैसे हम समझे कि पहला और दूसरा हमारा रचनात्मक परीक्षण हो जाता है, कौन सा, रचनात्मक, तो फिर एक योगात्मक होगा। क्या होगा, योगात्मक। फिर तीसरे और चौथे रचनात्मक के बाद दूसरा जो हमारा योगात्मक परीक्षण होता है उसका आयोजन किया जाता है। आगे देखते हैं, प्रत्येक योगात्मक परीक्षण 30% अधिभार होता है।
इसका आयोजन भी विद्यालय के द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक योगात्मक परीक्षण, मतलब आप समझे नहीं दोस्तों कि हमने देखा था रचनात्मक या प्रारंभिक जो परीक्षण था हमारा वो 40% अंक लेता है, बाकी बच्चे कितने 60%। दो हमारे योगात्मक परीक्षण होते हैं जिनके कितने हो गए 30% अंक हो गए। कुल मिलाकर कितने हो गए दोस्तों 60, और दोनों को मिला दिया जाता है तो 100% अंक बार हो जाता है। आगे देखते हैं, परंतु प्रश्न पत्र सीबीएसई के द्वारा तैयार किया जाता है। यह होता तो विद्यालय स्तर पर है, लेकिन जो प्रश्न पत्र है वो कौन तैयार करता है, सीबीएसई तैयार करता है। एक योगात्मक परीक्षण के पाठ्यक्रमों को अगले योगात्मक परीक्षण में नहीं दोहराया जाता है, जिससे क्या होता है, जो छात्र होते हैं, जो बालक होते हैं, उन पर दबाव कम रहता है। पहला हमारा जो परीक्षण हो जाता है योगात्मक, उसका जो पाठ्यक्रम रहता है उसको अगले यानी वार्षिक एग्जाम के अंदर नहीं दोहराया जाता है। एक विद्यार्थी को नए बिंदु अथवा पाठों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। जिनका योगात्मक परीक्षण हो चुका है उनको छोड़ के जो नया दूसरा योगात्मक परीक्षण होगा उसमें जो बचे हुए पाठ है, बचे हुए अध्याय है, उनको ही पढ़ना रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों यहां पर आपको दी गई है परीक्षण अवधि अधिभार। यह है हमारा रचनात्मक परीक्षण फर्स्ट, रचनात्मक परीक्षण सेकंड। सत्र का पूर्व भाग, दो भागों के अंदर सत्र को बांटा जाता है, पूर्व भाग और प्रथम भाग या द्वितीय भाग भी बोल सकते हैं, पूर्व भाग या द्वितीय भाग भी बोल सकते हैं। इसके अंदर रचनात्मक परीक्षण पहला होता है 10% का, रचनात्मक भाग द्वितीय होता है 10% का, और योगात्मक परीक्षण होता है फर्स्ट, वो होता है 30% का। कुल मिलाकर कितने हो गए 50% अंक होता है जो रचनात्मक फर्स्ट, रचनात्मक सेकंड और योगात्मक फर्स्ट का होता है। इसी प्रकार दोस्तों रचनात्मक थर्ड, इसका कितना होता है 10%, रचनात्मक फोर्थ का होता है 10% और योगात्मक सेकंड का होता है 30%। यह भी कितना होता है कुल 50%। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो दोस्तों आपके इस प्रकार बन रहे हैं कि रचनात्मक परीक्षण का एक सत्र में कितनी बार आयोजन होता है, 4 बार आयोजन होता है। इनका अंक बार कितना रहता है 40% इनका अंक बार रहता है रचनात्मक। योगात्मक परीक्षण का एक सत्र में 2 बार आयोजन होता है और इनका अंक बार रहता है 60%, प्रत्येक का 30% अंक बार रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है सीसीई के अंतर्गत मूल्यांकन को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। किन किन वर्गों में विभाजित किया जाता है, पहला है शैक्षिक क्षेत्र, दूसरा है शैक्षिक क्षेत्र, तीसरा है शैक्षणिक गतिविधियां। शैक्षिक क्षेत्र जिसके अंदर हमें क्या पढ़ाया जाता है जो स्कूल में चलता है, शैक्षणिक क्षेत्र जिसमें जीवन कौशल, अभिवृत्ति एवं मूल्यों के बारे में जानकारी दी जाती है। शैक्षणिक गतिविधियां उनके अंदर विचार उत्पादक क्रियाएं और शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। तो यह पूछा जा सकता है कि सीसीई के अंदर जो क्षेत्र है शैक्षिक क्षेत्र, इसको कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों के अंदर। इनके नाम भी आपको क्या करने हैं याद करने हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, अंक प्रणाली इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्रेड सिस्टम इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि 71 से 80 के मध्य कौन सा ग्रेड दिया जाता है, तो इसको आप ध्यान से देख ले, ग्रेड सिस्टम को आराम से समझे दोस्तों। 91 से 100% अंक अगर प्राप्त करता है तो उससे A1 ग्रेड दिया जाएगा और बिंदु उसको मिलेगा 10 दोस्तों। 81 से 90 के मध्य A2 ग्रेड मिलता है और अंक मिलता है 9। 71 से 80 के मध्य B1 ग्रेड मिलता है और अंक बिंदु मिलता है 8, और 61 से 70 B2 और 7 अंक मिलता है। तो ये ग्रेड सिस्टम है जो आपको क्या करना है दोस्तों याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार सभी साथी। आगे देखते हैं दोस्तों, 51 से 60 तक C1 ग्रेड मिलता है, अंक मिलते हैं 6। 41 से 50 तक अगर अंक प्राप्त करते हैं तो C2 ग्रेड मिलता है और बिंदु मिलते हैं 5। 33 से 40 के मध्य डी ग्रेड मिलता है और जो बिंदु मिलते हैं वो 4। 21 से 32 E1 मिलता है ग्रेड और 20 से एवं उससे कम के लिए E2 क्या मिलता है ग्रेड मिलता है। यहां से एक बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन बना था कि आपको ऑप्शन दे देंगे इनमें से ग्रेड नहीं है। आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताने हैं कि इनमें से ग्रेड कौन सा नहीं है दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके दोस्तों, A1, A, B, D2, ये आपके 4 ऑप्शन है दोस्तों। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सीसी के अंतर्गत इनमें से ग्रेड कौन सा नहीं है, तो दोस्तों A1 A2 होता है यहां पे, सॉरी दोस्तों A1
A2 है यहाँ पे और यहाँ पे B1 है। A1, A2, B1 और D2। तो दोस्तों A1 होता है, A2 होता है, B1 होता है, लेकिन D2 नहीं होता है, D ही होता है सिर्फ। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, ग्रेड से भी सीधा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, निष्ठा योजना। निष्ठा योजना क्या कहती है, इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। निष्ठा योजना स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल ही निष्ठा है दोस्तों। स्कूल प्रमुख और शिक्षक है, उनकी प्रगति के लिए जो राष्ट्रीय पहल की गई वो ही है निष्ठा। दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षक प्रशिक्षण योजना है। इसके अंदर शिक्षकों को क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, यही निष्ठा है दोस्तों। कक्षा 1 से 8 तक 42 लाख शिक्षकों को प्रथम चरण में प्रशिक्षण दिया गया। इंपॉर्टेंट है, निष्ठा के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 के प्रथम चरण में कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, 42 लाख शिक्षकों को। मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक ने इस योजना का शुभारंभ 21 अगस्त 2019 को त्रिपुरा राज्य से किया था। तो निष्ठा योजना का प्रारंभ किसने किया था, या निष्ठा योजना का शुभारंभ किसने किया था, शिक्षा मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। 21 अगस्त 2019 को त्रिपुरा राज्य से दोस्तों, यही है दोस्तों। आगे देखते हैं, संस्कृत शिक्षण में अभिरुचि। संस्कृत शिक्षण के अंदर अभिरुचि, शिक्षण को प्रभावकारी बनाने के लिए शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में विशिष्ट कौशलों का प्रयोग करता है। अभिरुचि कौशल, अभिरुचि कौशल को शिक्षण कौशल के नाम से भी जाना जाता है, यह याद रखना है दोस्तों। शिक्षाविद N.L. गेज ने कहा है कि शिक्षण अभिरुचि एक विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसका प्रयोग कक्षा शिक्षण में अध्यापक को आवश्यक रूप से करना चाहिए। एलन तथा राइन ने 1969 में शिक्षण अभिरुचि के 14 यानी चतुर्दश कौशल प्रतिपादित किए थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एलन तथा राइन ने शिक्षण अभिरुचि के कितने कौशल प्रतिपादित किए थे, 14 कौशल प्रतिपादित किए थे। भारतीय शिक्षाविद बीके पासी ने शिक्षण अभिरुचि कौशल के अंतर्गत त्रयोदश यानी 13 प्रकार के कौशल है वो समाहित किए थे। कौन कौन से कौशल समाहित किए थे ये देखते हैं दोस्तों। प्रस्तावना, प्रश्नोत्तर, सामीप्य प्राप्ति, पुनर्बलन, प्रोत्साहन, श्यामपट। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, स्क्रीन छोटी है इस वजह से मैं एक साथ आपको नहीं दिखा पा रहा हूं। आगे है छात्रों का व्यवहार, दृष्टांत, उद्दीपन भिन्नता, मौन व अशाब्दिक अंतःक्रिया, अनुदेशन के उद्देश्यों का लेखन, अन्वेषण, व्याख्या कौशल। अब दोस्तों इनको समझने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको याद इनके नाम रखने हैं क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनकर आएगा, वो यहां से आपके आएगा दोस्तों। 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कि एलन तथा राइन ने कितने अभिरुचि के कौशल बताए, 14 कौशल बताए। और भारतीय शिक्षाविद बीके पासी ने जो अभिरुचि है उसके कितने कौशल बताए थे, 13 प्रकार के कौशल बताए थे। आगे चलते हैं दोस्तों। पहला है प्रस्तावना कौशल, समझते हैं इनके बारे में। प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना कौशल का दूसरा नाम पाठ प्रारंभ अथवा पाठोपस्थन भी है। जो प्रस्तावना कौशल है, पाठ हम प्रारंभ करते हैं वो ही प्रस्तावना होती है, उसके अंदर हमारी रूपरेखा बनाई जाती है। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। जो प्रस्तावना है वो पूर्व ज्ञान पर, जैसे हम पाठ प्रारंभ करते हैं उससे पहले उससे रिलेटेड जो पुराना ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, उससे संबंधित जानकारी हमें देनी चाहिए। आगे देखते हैं। और प्रस्तावना से आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होनी चाहिए। प्रस्तावना किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है, ज्ञात से अज्ञात, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर। प्रश्नों में क्रमबद्धता अपेक्षित होती है। प्रस्तावना कक्षा के स्तर अनुसार होनी चाहिए। जो प्रस्तावना है वो कक्षा के स्तर के अनुसार होनी चाहिए दोस्तों। प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट व शुद्ध होनी चाहिए। यह इंपॉर्टेंट है हर एक लाइन दोस्तों यहां से प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में प्रश्नों की संख्या 4 या 5 होनी चाहिए। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होना चाहिए। और यह क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने क्वेश्चनों में आपसे बहुत बार पूछा है।
प्रस्तावना कौशल का अंतिम प्रश्न होता है समस्यात्मक प्रश्न, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाएगा इस बार एक एग्जाम के अंदर ये। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रस्तावना कौशल चित्र, कथा, अभिनय आदि के द्वारा भी विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर कौशल। प्रश्नोत्तर कौशल के बारे में देखते हैं। शिक्षण की सफलता प्रश्नोत्तर कौशल पर आश्रित होती है। जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आपने उसका उत्तर नहीं दिया तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है दोस्तों। तो जो शिक्षण की सफलता होती है वो प्रश्नोत्तर कौशल पर आश्रित होती है दोस्तों। छात्रों के अभिव्यक्ति के विकास के लिए, अधिगम के लिए तथा पाठ के विकास के लिए प्रश्नोत्तर कौशल अत्यावश्यक है दोस्तों। ध्यान से पढ़ें। छात्रों की अभिव्यक्ति के विकास के लिए, अधिगम के लिए, पाठ के विकास के लिए जो प्रश्नोत्तर कौशल है वो क्या है, आवश्यक होता है दोस्तों। प्रश्नोत्तर कौशल के द्वारा ही छात्रों की कल्पना, चिंतन तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। प्रश्नोत्तर कौशल है, इसके द्वारा ही छात्रों की कल्पना, चिंतन, निरीक्षण शक्ति का क्या होता है, विकास होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसके द्वारा कक्षा अनुशासित रहती है, छात्र सक्रिय रहते हैं। प्रश्नोत्तर कौशल के द्वारा कक्षा क्या रहती है, अनुशासित, छात्र क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट हमारा कौशल है अन्वेषण कौशल। अन्वेषण कौशल विषय के गहन अध्ययन की जांच करने के लिए अन्वेषण प्रश्न किए जाते हैं। अगर हमने जो पढ़ाया है उसका हमें क्या करनी है, जांच करनी है, गहन जांच, तो क्या किया जाते हैं, अन्वेषण प्रश्न तैयार किए जाते हैं। इन प्रश्नों के द्वारा छात्रों में स्वाध्याय प्रवृत्ति का विकास होता है। इन प्रश्नों के द्वारा छात्र है उनके अंदर स्वाध्याय प्रवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है। आगे देखते हैं। यदि छात्र इन प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ होते हैं तो शिक्षक उससे संबंधित सहायक प्रश्न करता है। तो अगर जो छात्र है, जो प्रश्न पूछते हैं हम, उनके उत्तर देने में असमर्थ है तो शिक्षक है उनसे संबंधित क्वेश्चन उनसे पूछ के उनको क्या है, उनके बारे में जानकारी दे सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों से छात्रों के ज्ञान कोश में क्या होती है, वृद्धि होती है। इन प्रश्नों के द्वारा छात्रों की कल्पना शक्ति तथा चिंतन शक्ति भी क्या होती है, बढ़ती है दोस्तों। इनके द्वारा छात्र विषय वस्तु के गहन अध्ययन की ओर प्रेरित होता है। इनके द्वारा क्या होता है, छात्र है जो विषय वस्तु के गहन अध्ययन की ओर क्या करता है, प्रेरित होता है। आगे देखते हैं श्यामपट्ट कौशल, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है श्यामपट्ट कौशल से। श्यामपट्ट शिक्षक का सच्चा मित्र या दाहिना हाथ कहलाता है, और यही क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर क्या होता है, रिपीट होता है। शिक्षक के समस्त साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा होता है, श्यामपट्ट कौशल होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोनों लाइन आई है, दोनों के दोनों पॉइंट से एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं। श्यामपट्ट साधन है, कैसा साधन है, परंपरागत साधन होता है श्यामपट्ट दोस्तों। श्यामपट्ट पर मार्जनी का प्रयोग कर ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। जो श्यामपट्ट है उस पर मार्जनी का प्रयोग ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। आगे देखते हैं श्यामपट्ट कौशल के उद्देश्य। शुद्ध एवं स्पष्ट लेखन कौशल का विकास करना। श्यामपट्ट कौशल का पहला उद्देश्य है शुद्ध एवं स्पष्ट लेखन कौशल का विकास करना। दूसरा है अशुद्धि संशोधन व काठिन्य निवारण करना। तीसरा है चित्र, मानचित्र व रेखा चित्र को स्पष्ट करना। चौथा है प्रयोग तथा अभ्यास कार्य करना। नेक्स्ट है दोस्तों लेखन कार्य बाईं से दाईं की ओर किया। यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। श्यामपट्ट पर लेखन कार्य किया जाता है बाईं से दाईं की ओर। मूल्यांकन व गृह कार्य देना या करना, यह श्यामपट्ट कौशल के उद्देश्य है। आगे है पांचवा पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल, पुनर्बलन कौशल का प्रयोग छात्र को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन याद रखना है कि पुनर्बलन कौशल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो छात्र को अभिप्रेरित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा सीसी और जो सीसी के अंतर्गत जो कौशल सम्मिलित किए गए हैं उनके बारे में। कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट करके बता दें दोस्तों। कल से हम पढ़ेंगे जो संस्कृत शिक्षण विधियों के अंदर व्याकरण, गद्य, पद्य की जो शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा कक्षा नंबर 8 के अंदर दोस्तों। तो लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह कार्य भी आप जरूर करें। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।